वीडियो में जाने के लिए फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत में टोटल भाग 12 है और 90 चैप्टर्स है और एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज के वीडियो में जाने के लोग शॉर्ट नोट्स बुक से कैसे बनाएं। तो चैप्टर नंबर 1 देखेंगे लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में व्यापार करने भारत आई। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। चार्टर का मतलब होता है अनुमति, राजा आज्ञा रानी आज्ञा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार मिली और दीवानी अधिकार डेट मीन्स राजस्व अधिकार। और 1857 के क्रांति के लिए सिपाही विद्रोह शब्द यूज किया गया है। 1858 के एक्ट में कुछ बदलाव हुआ। और भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास में देखेंगे तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला है 1773 से 1858 कंपनी के शासन और दूसरा है 1858 से 1947 का अधिनियम ताज का शासन। तो 1773 से 1858 कंपनी के शासन में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे लोग। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853 और 1858 से 1947 का अधिनियम ताज के शासन में भारत परिषद अधिनियम 1858 को पढ़ेंगे लोग। और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 2024 में भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से क्वेश्चन आया था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा लोग प्रीलिम्स के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आप लोग वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1773 की विशेषताएं देखेंगे लोग। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य नियमित न्यायाधीश शामिल थे। और सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट इसके अन्य 3 न्यायाधीश थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध लगा। और 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे लोग। तो इसका उद्देश्य 1773 की कमियों को दूर करना। और 1781 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 1781 की कमियों को दूर करना। और 1781 के संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में बंदोबस्त कानून कहा जाता है। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर था गवर्नर जनरल और राजस्व। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कलकत्ता के निवासी आते थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के निजी कानून हुआ करते थे और निजी कानूनों के द्वारा न्याय किया जाता था। और अपील शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा
अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करना था, और जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया, और इसे संभालने के लिए संस्थाएं बनाई गई। तो इसके लिए 2 संस्थाएं बनाई गई। तो पहला है निर्देशक मंडल, तो व्यापारिक कार्यों तक सीमित रखा, और दूसरा है नियंत्रण बोर्ड, तो इसे राजनीतिक मामलों का प्रबंधन, इसका काम राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करना था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है। तो ब्रिटिश आधिपत्य, उसमें से एक ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है जो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसीलिए ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश का हो गया। और 1853 के चार्टर एक्ट विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया, और 1784 कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अतः इस एक्ट से ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। और 1784 के कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कानूनी सुधार, न्यायिक सुधार हेतु जाना जाता है। और भारत के वायसराय बनते टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। काउंसिल का निर्णय न मानने हेतु अधिकार दे दिया जाए, और दूसरा है कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद दिया जाए। और 1793 का चार्टर कानून, तो गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रणकारी शक्ति मिली, और भारत पर व्यापार का कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का चार्टर कानून कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा चाय, चीन और अफीम को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई। और नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई। और कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर अगले 20 वर्षों तक का नियंत्रण स्वीकार किया गया। भारत की स्थानीय सरकार को कर लगाने की अनुमति दी गई। आप लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के ऊपर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे लोग प्रीलिम्स के लिए। तो 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दी गई, और चाय, चीन, अफीम को छोड़ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए व्यवस्था, प्रचार प्रसार की छूट दी गई। स्थानीय सरकार इस बात की अनुमति दे दी गई कि कर वसूल सकते हैं लोग। स्थानीय सरकार को इस बात की अनुमति दी गई कर वसूल सकते हैं, और जो कर नहीं देगा उसे दंड दे भी सकते हैं लोग। और चार्टर अधिनियम 1833, तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम में कंपनी के चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन। इस अधिनियम में कंपनी के चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। और भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों को
विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के पहले बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ये इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से केवल व्यापारिक नहीं प्रशासनिक निकाय बन गई थी और सिविल सेवा 1833 में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता लागू नहीं हुआ और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये पीटी के लिए फैक्ट है। 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था और पहला भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। बाद में 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 में गवर्नर जनरल वायसराय हो गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑन प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। वह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858 से 1947 वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चार्टर अधिनियम 1853 तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम उनकी श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम था और संवैधानिक विकास दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के अलग कर दिया गया और कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नाममौजूदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।